अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डेरिवेटिव्स के कौन कौन से टॉपिक्स को गो थ्रू कर लिया हुआ है। तो डेरिवेटिव्स में हमने जस्ट डेरिवेटिव्स के बेसिक्स रूल्स को देखा, ठीक है, और उसके बाद हमने डेरिवेटिव्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी। देन हमने आपके पास जो था चेन रूल देखा। देन हमने इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स को लेक्चर को देखा। तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स का थोड़ा सा टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जब दो फंक्शंस इन्वॉल्व हों और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28, जिस तरह से ये फंक्शन है। यानी यहाँ पर आप देखो, वैसे अगर डेरिवेटिव होता है तो आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, लेट्स सपोज। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर यानी एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर देखें दोनों फंक्शंस क्या हैं, दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, आपके पास सेम इक्वेशन के अंदर है। तो यहाँ पर हम इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स का रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम dy ओवर dx एंड dx ओवर dy भी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम dy ओवर dx अगर फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो आपके पास x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लेकिन सारा dy ओवर dx मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डेरिवेटिव फाइंड करें, प्लस y सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली 2y, ठीक है, 2y क्योंकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव है dy ओवर dx इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखें क्लास हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद dy ओवर dx इसमें से कॉमन ले लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इसी को dx ओवर dy में चेंज करूँ तो dx ओवर dy में क्या चेंजिंग्स आएंगी, दोनों का कंपैरिजन अब हम जहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। फाइंड dx ओवर dy के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि 2x एज इट इज़, लेकिन dx ओवर dy अब साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपके पास x के लिए y के लिए मल्टीप्लाई हुआ था। अब यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल में क्या चेंजिंग्स आएंगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1। क्यों? क्योंकि देखो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों क्या हैं, सेम है। प्लस ये याद रखने के लिए प्लस y एंड dx ओवर dy प्लस 2y इक्वल टू 0। तो हमने इसको देखा था कि इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने देखा था कि इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने जस्ट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, स्लोप चाहिए होती है, ठीक है। स्लोप, और स्लोप हमारे पास क्या होती है, किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव से हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हमने जस्ट जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ये आपके पास x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट गिवन है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट, आपके पास -7 ओवर 8 स्लोप आ गई, ठीक है, m की वैल्यू आ गई। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, यहाँ पर ये जो TL लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हमने इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन NL जो है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या डिफरेंस है, स्लोप के रेसिप्रोकल है, हमने उसको सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस। हमने एक और क्वेश्चन देखा जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इन्वॉल्व थी, वो भी बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डेरिवेटिव होना था, dy ओवर dx फाइंड किया, बोथ साइड्स को हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, 10xy, और आपके पास आ गया इसका सेकंड स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, और डेफिनेटली जो एंगल है साथ मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हमने उसी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हमने
आंसर फाइंड कर लिया। अब देखो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैं कहूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन फाइंड करें, अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है, π/12 एंड 3, यानी ये x का पॉइंट है, y का पॉइंट है, तो हम जस्ट क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में स्लोप की वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने देखा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास 2.10 का टॉपिक था। 2.10 में आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेरिवेटिव्स। अगर मैंने यहाँ पर ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 4 है तो हमारे पास इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ तक फाइंड होगा, यानी फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड होगा। इट मीन्स कि जहाँ पर डेरिवेटिव आपका 0 हो जाए वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब हमने नेक्स्ट उसके बाद एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन देखा 2.10 का, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट के थ्रू एक क्वेश्चन था कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एस एक्सिस अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है पार्टिकल। फाइंड क्या कहा है, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। अब डी एस ओवर डी टी बच्चों क्या है हमारे पास, डी एस ओवर डी टी आपके पास जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि वेलोसिटी पहले फाइंड होगी देन एक्सीलरेशन फाइंड होगा, तो हमारे पास यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो हमने उसको फाइंड कर लिया, यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड देखी तो हमारे पास पहले वेलोसिटी फाइंड हुई देन आपके पास एक्सीलरेशन फाइंड हुई। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल से कोई इशू होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज के गिवन हैं, वो हम देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टॉपिक है आपके पास, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ जिसमें आप के पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाता है, अभी तो हमने जस्ट सिंपल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का किया ना, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फाइंड डी एक्स वाई, ठीक है, एंड डी एक्स स्क्वायर। अब ये x जो है ना इसके इंडेक्स में नीचे लिखा हुआ बाय इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तो ये कैसे अब फाइंड होगा। हम यहाँ पर तो जस्ट क्या फाइंड करते थे, आपके पास आ जाता था हायर ऑर्डर, यानी y इन टर्म्स ऑफ x गिवन, y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, लेकिन यहाँ पर अगर इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स के थ्रू आ गया है तो ये कैसे फाइंड किया जाएगा। तो पहले तो मुझे बताओ कि ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा डेरिवेटिव, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस इज अ सेकेंड डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूँ अकॉर्डिंग टू इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स, तो आपके पास ये क्या है, 2x माइनस 2 इंटू 2y, लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स में 2x हमारे पास इक्वेशन के साइड पर माइनस 2x हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या, माइनस 4y, दिस वन, देन डी वाई ओवर डी एक्स बिकम्स क्लियर है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/2x y, ठीक है। इसको हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपके पास
ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। इट मीन्स आपके पास डी वाई स्क्वेयर ओवर डी एक्स भी फाइंड होगा। तो सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, 2y का स्क्वायर, ठीक है, 2y एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, x का, ठीक है, माइनस साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2y, ठीक है बच्चों। अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो 2y स्क्वायर, 2y तो स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाएगा और आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस साइन ये क्या आएगा, x का y का डेरिवेटिव 1 और 2 हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए आउटसाइड है डेरिवेटिव साइन, और साथ dy ओवर dx, ठीक है। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स मैं न्यूमरेटर में से कॉमन ले सकती हूँ 2। अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ न्यूमरेटर में से तो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स क्या रह जाएंगे, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर। इसको हमने ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, आपके पास इसको फाइनल सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा, टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 4y क्यूब, ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है 2.10 का ही। अगर आपके पास लेट्स सपोज क्वेश्चन गिवन हो जाए तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 2.10 के हमने देखे क्वेश्चंस जो हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के थे। जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैंने बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। देन आपके पास 9 to 36 जो है उसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड होगा हुआ है, ठीक है। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक था ये लास्ट हमने इसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव थे लास्ट लेक्चर में इसको एक दफ़ा देख लिया हुआ था चीज़ों को। तो अब आपके पास जो टॉपिक है 2.10 का वो है अलजेब्रिक साइंस, 2.11 का सॉरी, अलजेब्रिक साइंस एंड ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर अलजेब्रिक साइंस एंड ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि हमने किसी भी आपको कोई फंक्शन गिवन होगा उसके इंटरवल पर हमने वैल्यू देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। या हम इसे कहते हैं कि ज़ीरोज़, हमने ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शंस चेक करने हैं, यानी फाइंडिंग द, हमारे पास इसे कह दो कि फाइंडिंग द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको हम हमारे पास क्या है, फाइंडिंग इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके साथ आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व करना है, किसी भी फंक्शन को बताना है कि वो किस इंटरवल पर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं क्यू आंसर। आपके पास क्वेश्चन जो है एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको 4x² + 8x - 5। तो हमने सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि आपने जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है इसको इक्वल टू 0 रख के हम उसके फैक्टर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके या मिड टर्म ब्रेक रूल अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, यानी उसके रूट्स फाइंड कर लें। ठीक है, तो रूट्स इसी तरह फाइंड होते हैं। हमने स्टेप 1 में क्या परफॉर्म किया कि आपके पास जो भी गिवन फंक्शन है इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके ये मिड टर्म ब्रेक रूल से हो सकता है मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए, और ऐड करके आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये -20 और 8 ये किस तरह से हमारे पास बन सकता है, किन फैक्टर्स के थ्रू ये इक्वेशन आ सकती है। तो थोड़ा सा आप साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करें ताकि आपको आइडिया हो कि तो 4x² एंड 5 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म ब्रेक रूल से इसके कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक रूल से कौन से 2 फैक्टर्स बन सकते हैं। एक तो हमारे पास आ सकता है कि पॉजिटिव 10x - 2x। ठीक है, अगर मैं इसको 10 2 सा क्या हो जाएगा 20, और आपके पास इसको सब्ट्रैक्ट करके +8 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट फैक्टर में से। यह आ जाएगा आपके पास 2x + 5। ठीक है, यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 5 = 0। तो रिमेनिंग हमारे पास इसको इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 2x - 1 = 0 और 2x + 5 = 0। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो एक 1/2 आ रही है और दूसरा रूट आ रहा है आपके पास -5/2। तो -5/2 और एक है 1/2। तो यहाँ पर आप नंबर लाइन जो है, हमने इनइक्वालिटीज़ में टॉपिक पढ़ा था एक, सपोज मैं वैल्यू ले रही हूँ कि यहाँ पर कहीं पर 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर -5/2 है, और ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो अब इंटरवल, अब हमने क्वेश्चन में क्या था, इंटरवल पर बताएं कि फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव किस पॉइंट पर है। तो इंटरवल आपके पास यहाँ पर कौन सा इंटरवल बनेगा, एक आपके पास -∞ से लेकर -5/2 तक। ठीक है, एक आपके पास -5/2 से लेकर 1/2 तक, देन आपके पास 1/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 3 इंटरवल्स बनेंगे। यहाँ पर एक रूल याद रखें, एक बात याद रखें आप लोग कि अगर 2 रूट्स आए ना आपके पास, यानी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी तो उससे 1 ग्रेटर यानी 3 इंटरवल्स बनेंगे। अगर x की 3 वैल्यूज़ आती हैं तो हमारे पास 4 इंटरवल बनते। क्लियर है ये बात। अब देखें, इसमें से इन इंटरवल में से हमने स्टेप 2 में जो है ना, या तो ये किसी पर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कोई भी फिजिबल पॉइंट चूज़ करना है। तो टेस्ट नंबर हमने लेना है, फिजिबल पॉइंट कह लो, टेस्ट नंबर कह लो। तो मैं अगर इंटरवल -∞ से लेकर -5/2 में से -3 को टेस्ट पॉइंट लेती हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं टेस्ट नंबर कह लें आप। ठीक है, या फिजिबल नंबर ले लें, कह लें फिजिबल पॉइंट। -5/2 में से
और 1/2 में से हम कौन सा नंबर चूज़ कर सकते हैं? हम टेस्ट नंबर ले लेते हैं इसमें से 0। ठीक है, 1/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक में से हम 1 ले लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि 1 जो है हमारे पास टेस्ट नंबर है। अब ये हमने क्यों चूज़ किए हैं टेस्ट नंबर? क्योंकि हमने अब इसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, दिस वन, और हम देखेंगे कि अगर ग्रेटर देन आंसर आ जाता है तो उस इंटरवल पर फंक्शन पॉजिटिव होगा, अगर लेस देन 0 आंसर आता है तो हमारे पास उस इंटरवल पर नेगेटिव आंसर आएगा। कैसे? अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं। हमने फर्स्ट विजिबल पॉइंट जो लिया है -3 को हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फंक्शन आपके पास था 4x² + 8x - 5, तो हमने -3 को चूज़ किया था टेस्ट पॉइंट इस इंटरवल के लिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं -3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ जहाँ जहाँ पर x है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7, जो कि ग्रेटर देन 0। इट मीन्स अगर ये 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इट मीन्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये 0 चूज़ किया हुआ है, यहाँ पर ही सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो आपके पास 4x² + 8x - 5 है, 0 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर क्या आ गया? -5, विच इज़ लेस देन 0। इट मीन्स इस इंटरवल पर ये -5 से लेकर -1/2 तक जो इंटरवल है, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आएगा? ये 1 वाला चेक करें। तो फंक्शन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 1 आपके पास सब्स्टिट्यूट करने से आंसर क्या आ रहा है? अगेन 7 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि यहाँ पर इस इंटरवल पर फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पर होता है? ग्रेटर देन 0 पर। नेगेटिव कहाँ पर? अगर लेस देन 0 आ जाता है आपके पास आंसर। क्लियर हो गया? तो ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव के टॉपिक को हमने डिस्कस किया। डेरिवेटिव्स में हमने इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स देखे, हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखे, चेन रूल देखा, हमने बेसिक्स उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, लॉस देखे, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स हमने देखे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या है? ठीक है, इंटीग्रेशन की क्या डेफिनेशन होती है? अगर कोई हमारे पास कि जी हमने इंटेग्रल फाइंड करने, इंटेग्रल क्यों फाइंड करते हैं? हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इंटेग्रल फाइंड होता है। ठीक है, इसको हम एक और कहते हैं कि जी एंटी डेरिवेटिव्स। तो बच्चों, इंटीग्रेशन जो है ना, इंटेग्रल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल, एक आपके पास होता है इनडेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या है कि आपके पास डेफिनेट्स में लिमिट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, a एंड b, कोई फंक्शन गिवन होगा f(x) dx, वो किस तरह से फाइंड होगा? f(b) यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसको हम ये किसके थ्रू भी है? हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस भी जो है। ठीक है, और हमारे पास इस जो फर्स्ट इसकी इंडेफिनेट इंटेग्रल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आपके पास विदाउट लिमिट जो है फंक्शन गिवन होगा और आंसर आपके पास क्या आएगा? एक फंक्शन आएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा डेफिनेट इंटेग्रल का, यानी इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? अ नंबर। ठीक है, नंबर क्यों आएगा? ये कांस्टेंट आएगा जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एरिया भी फाइंड हो सकता है, कॉम्युलेशन भी फाइंड हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा इनडेफिनेट का? एक आपके पास अगेन फैमिली ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब अगर इसमें कोई बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं होती, लेकिन इसमें बाउंड्रीज इंक्लूड है। बाउंड्रीज इंक्लूड मीन्स ये आपके पास जो लिमिट्स इंक्लूड होती है, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट यानी कंपोनेंट्स इसके जो होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल लिखूँ तो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। लेट्स सपोज 2 3 यानी अपर लिमिट स्मॉलर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू लोअर लिमिट स्मॉलर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपर लिमिट। तो यहाँ पर 3x² dx, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लिखें तो सिंपल क्या आ जाएगा, 3x² dx। क्लियर है। अब ये हमारे पास इसको अगर मैं देखें कि हमारे पास क्या यूजेस क्या है इसका, डेफिनेट इंटेग्रल का, तो यूजेस आपके पास क्या आ जाता है, कैलकुलेटिंग टोटल डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, ये आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल के यूजेस आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, फाइंडिंग जनरल एंटी डेरिवेटिव्स एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो इनडेफिनेट इंटेग्रल का जो यूज़ है, इसमें क्या फाइंड हो जाता है, जो यूज़ इसका है हम लिख लेते हैं कि जनरल एंटी डेरिवेटिव्स एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये एक की डिफरेंस थे जिसमें हमने देख लिया आपके पास डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटेग्रल का डिफरेंस। तो अभी हमने जो चैप्टर 4 में टॉपिक करना है वो आपके पास इनडेफिनेट इंटेग्रल्स हैं। इनडेफिनेट इंटेग्रल्स यानी हम एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो जस्ट हमें कुछ लॉज पता होने चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले कि हमारे पास बेसिक लॉज क्या होते हैं इंटीग्रेशन के। तो बच्चों जैसे आपके पास डेरिवेटिव्स के कुछ लॉज होते हैं, इसी तरह इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सपोज आपके पास अगर आ जाता है x की पावर n dx, तो ये आपके पास क्या होगा, जैसे पावर रूल डेरिवेटिव्स का होता है, इसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या है कि पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c। अब नेक्स्ट आपके पास अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट अगर साथ है किसी फंक्शन के, तो जस्ट आपके पास इसमें क्या चेंजिंग्स आ जाएंगी, कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल साइन एंड फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा लिखूँ कि इंटीग्रल ऑफ 5x² - 3x + 7 dx। अब देखो ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि लिमिट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे पास क्या रूल है कि 5 आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, ठीक है, 3 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, सॉरी ये dx साथ आएगा, ठीक है। 7 कांस्टेंट है आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, तो इट मीन्स यहाँ पर 1 ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये देखें कि आपके पास पावर रूल अगर यहाँ पर अप्लाई होता है तो इंटीग्रल साइन ख़त्म, 2 की पावर में 1 डिवाइड बाय 2 + 1 -3x 1 + 1। अब मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर क्लियर हो जाए। प्लस अब देखें यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हमारे पास x आ गया प्लस c। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ, इसको यहाँ पर ही हम आंसर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x³ / 3 - 3x² / 2 + 7x + c, ठीक है। होपफुली इसमें आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रल का इसी तरह का। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पर देखें कि अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ गया है, तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। देखो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, x4/x2 + 3x²
ये भी आपके पास यही मतलब है, यानी क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी चेंज नहीं हुई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो आपके पास ये फाइनल फॉर्म क्या बनेगी, x2 कैंसिल आउट जो वैल्यू हुई 3 प्लस 5x की पावर -2 लिखी जा सकती है ना इसको। ये जब ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम अलग अलग इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें सिंपल हो गया, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, ये x आ गया 3x प्लस 5। यहाँ पर हमारे पास x की पावर में -2 ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 ओवर -1। तो ये माइनस साइन हो जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी, -1 प्लस c। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये बच्चों आपके पास जस्ट सिंपल क्वेश्चंस थे। आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोग ट्राई कीजिएगा। +1 होल स्क्वायर dy। अब स्टूडेंट जहाँ पर मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखें इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स में इसकी क्या है, 3, यानी ये इस तरह का क्वेश्चन है, y की पावर 1/3 + 1 और आंसर क्या है, स्क्वायर dy आ गया। ठीक है, बेसिस सेम में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 1 + 1/3 क्या आंसर आ जाएगा, 3, 3 + 1 4/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y की पावर 4/3 + 1 होल स्क्वायर dy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर a + b का फार्मूला अप्लाई कर दो आप लोग, और हमारे पास सिंपल इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से। तो अगर हम a + b का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो मैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हूँ तो ये 8/3, ठीक है, 1 सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × ab, तो 2 × 4/3 और ये आपके पास dy हो गया। अब अलग अलग आप इस पर जस्ट क्या करो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। ये फाइनल आंसर अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास y 8 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 8/3 + 1। ठीक है, इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है और मुझे फाइनल आंसर बताना है। मैंने क्वेश्चन को सारे सॉल्व कर दिए, +1 4/3 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, +c हो गया। तो स्टूडेंट ये जस्ट आपके पास एक बेसिक था इंटीग्रेशन का। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इसके रूल्स देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स में आपके पास साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos x + c। अब देखो बच्चों, इसका अगर ये इंटीग्रेशन है ना, तो मैं यहाँ पर एक इसकी एग्जांपल भी साथ साथ लिख रही हूँ। अगर सपोज यहाँ पर एंगल क्या है, 1 है, ठीक है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या 1 है, तो मैं अगर 2x dx लिखूँ तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos 2x तो एज इट इज़ ही आएगा, लेकिन 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक डेरिवेटिव की एग्जांपल देती हूँ। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे कि sin 2x अगर है तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, cos 2x, ठीक है, और आगे एंगल का डेरिवेटिव होता था, ऐसे ही है ना। तब भी हम इसको सॉल्व करके लिखते थे sin 2x × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई इस तरह से फॉर्म लिखी जाती थी। तो अब यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास एंगल जो भी कोफिशिएंट है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉस का क्या होगा, sin x + c, और ये आपके पास इसकी भी अगर मैं कोई एक एग्जांपल लिख दूँ, लेट्स सपोज, चलो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हूँ, 4x ले लेते हैं dx।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 2 क्योंकि कांस्टेंट है आउटसाइड इंटीग्रल साइन 4x/4। आप जब इसको कैंसिल आउट करके लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 4x/2 + c। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम ले लेते हैं, चेक करते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 10x + c। सिमिलरली मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पर 2x होगा तो वो क्या होगा, 10 2x / 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसकी चने एग्जांपल लिख देती हूँ मैं। सीकेंड स्क्वायर 3x ले लेते हैं dx, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 3x/3 + c। क्लियर है ये बात। अब स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट है 4 कोसेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -cot x + c। सिमिलरली आपके पास ये वाला रूल एज इट इज़ रहेगा, वो मैं अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल नहीं लिख रही। तो सीकेंड x × 10x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकेंड x + c। सिमिलरली अगर मैं इसकी भी एग्जांपल चलने यहाँ पर लिख लेते हैं एक, ठीक है। सीकेंड 10x × 10x, यहाँ पर बच्चे dx है, तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंड 10x/10 + c। क्लियर हो गया। 6th वन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोसेकेंड x × cot x dx इक्वल टू -कोसेकेंड x + c। सिमिलरली इसके लिए भी यही रूल है आपके पास, इसके लिए भी ये रूल है। जहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं लिखी तो आप लोगों को वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज बच्चे आपके पास क्वेश्चन है सीकेंड x × 10x + सीकेंड x dx। अब बच्चों यहाँ पर ये याद रखना है कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पर नहीं अप्लाई होता इंटीग्रेशन में, उसके लिए होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसी तरह क्वोशिएंट रूल इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं होता, उसके लिए होती है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, सीकेंड x × 10x, ठीक है, मल्टीप्लाई किया प्लस सीकेंड स्क्वायर x dx। अब मैं इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकती हूँ। इस पर अप्लाई की तो अभी हमने फार्मूला देखा है कि सीकेंड x 10x का क्या है, सीकेंड x इंटीग्रेशन आ जाएगी और सीकेंड स्क्वायर x। अब इसको देखो बच्चों, यहाँ पर हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है, यस है, 10x है प्लस c। जस्ट ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें से आप ये लोग ये इस तरह से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। तो हमारे पास उसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 4.3 में आपके पास जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, वो फिर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, फिर थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।